अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नीट 2019 के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अपना ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 94 से शुरू करते हैं। बेटा ये जो सीरियल नंबर है क्वेश्चंस का, एक्चुअली ये अकॉर्डिंग टू द पेपर कोड S2 में जो सीरियल दिया गया है फिजिक्स पेपर का, दैट इज फ्रॉम 91, क्वेश्चन नंबर 91 ऑनवर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। द क्वेश्चन इज ionized hydrogen atoms and alpha particles with same momenta enter perpendicular to a constant magnetic field B. The ratio of radii of their paths are h is to or alpha will be 4:1, 1:4, 2:1, 1:2। बेटा ये जो क्वेश्चन है, यहाँ दो चार्ज पार्टिकल्स, दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। एक तो है आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, मतलब वो हाइड्रोजन एटम जिसमें जो एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में वो रिमूव किया गया है। तो इट इज क्लियर ये जो हाइड्रोजन एटम है इट इज पॉजिटिवली चार्ज। एंड अल्फा पार्टिकल आपको पता है इट इज आल्सो ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स containing 2 protons and 2 neutrons। तो यहाँ जो दो ये चार्जिंग पार्टिकल्स है, एक तो है हाइड्रोजन आयनाइज्ड एटम और दूसरा अल्फा पार्टिकल्स विद सेम मोमेंटम। इनका जो मोमेंटम है दैट इज इक्वल, इनका जो मोमेंटम है दैट इज इक्वल एंटर परपेंडिकुलर टू ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों पार्टिकल जो है किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में in a direction perpendicular to the field enter करते हैं। The ratio of radii of their paths, बेटा जब कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका जो पाथ होता है वो यूजुअली सर्कुलर होता है। जब कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पार्टिकल का जो पाथ होता है, खासकर तब जब वो एट ए डायरेक्शन ऑफ 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है, तो उसका जो पाथ होता है वो होता है सर्कुलर। मैं आपको यहाँ फिगर से दिखा रहा हूँ। मान लीजिए दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। सो हियर द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर। मान लीजिए दिस इज द चार्ज पार्टिकल, दिस इज द चार्ज q। बेटा आराम से समझिए, आराम से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, दिस इज द पार्टिकल चार्ज पार्टिकल। सो चार्जिंग पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो बेटा मैं आपसे कह रहा था कि जब ये चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसका जो पाथ होगा दैट विल बी सर्कुलर। सो मान लीजिए वी हैव द चार्ज्ड पार्टिकल q और हम एज्यूम करेंगे जो रेडियस ऑफ द सर्कल होगा या इसका जो पाथ होगा उसका जो रेडियस होगा दैट विल बी r। सो बेटा इस पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा दैट विल बी Fm is equal to QVB sin theta। इस पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा एंड दैट विल बी QVB sin theta। Q is the charge of the particle, V is the velocity of the particle, B is the magnitude of the magnetic field and theta is the angle between the magnetic field and the velocity of the particle। So बेटा here आपका जो एंगल है यहाँ that is 90 degree। So you can see here enter perpendicular to a constant magnetic field। So बेटा जो magnetic force होगा that will be QVB sin 90 आपको पता है that is equal to 1। So Fm जो मैग्नेटिक फोर्स इस पार्टिकल पे अप्लाई होगा जो इसको सर्कुलर मोशन में मूव करवाएगा दैट इज गिवन बाय QVB sin 90 की वैल्यू 1। सो दिस इज द एक्सप्रेशन वी विल बी नीडिंग इन द क्वेश्चन। अब देखिए बेटा ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इस पार्टिकल पे ये एज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कल में मूव कर रहा है
तो उस मूवमेंट के पीछे सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें चाहिए वो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है। सो वी कैन राइट Fc इज इक्वल टू Fm। एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, 90 डिग्री पे एंटर करता है, तो मैग्नेटिक फोर्स इसको सर्कल में मूव करवाएगा और जो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज QVB बिकॉज़ sin 90 इज इक्वल टू 1। अब मैं आगे आपसे कह रहा था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, और जो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है वो ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। सो बेटा आगे आप देखिए Fc की वैल्यू mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू Fm की वैल्यू QVB। तो यहाँ v कैंसिल होगा v से, सो वी विल गेट mv is divided by r is equal to QB। ओके, तो रेसिप्रोकल करके हमें मिलेगा, या हम डायरेक्टली चलिए रेसिप्रोकल करते हैं, r डिवाइडेड बाय mv will be equal to 1 divided by QB। यहाँ मैंने रेसिप्रोकल किया, r divided by mv 1 divided by QB। So बेटा r is equal to mv divided by QB। This is further equal to mv, आपको पता है this is equal to momentum of the particle divided by QB। बेटा this is the basis for our question। ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है तो इस एक्सप्रेशन, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप एक बार फिर देखिए, जो रेडियस ऑफ द पाथ होगा वो होगा p यानी मोमेंटम डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड, p डिवाइडेड बाय QB। बेटा इसकी हेल्प से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में दो पार्टिकल्स हैं, एक तो है हाइड्रोजन आयनाइज्ड एटम और दूसरा है अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ जो चार्जेस हैं, पहली चार्ज जो है दैट इज Q1 इज इक्वल टू E, यानी हाइड्रोजन एटम की चार्ज जो होती है दैट इज इक्वल टू, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आती है दैट इज इक्वल टू E, एंड जो दूसरी चार्ज है यहाँ Q2 दैट इज इक्वल टू 2E। क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वहाँ एक प्लस E चार्ज यानी 1 यूनिट चार्ज लेकिन पॉजिटिव होगी, और अल्फा पार्टिकल आपको पता है उसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, दैट मीन्स एन अल्फा पार्टिकल कंटेन्स प्लस 2E चार्ज, दैट मीन्स यूनिट चार्ज जो होगी अल्फा पार्टिकल की दैट विल बी 2 टाइम्स। सो हमारी जो चार्ज है Q1 इक्वल टू E एंड Q2 इक्वल टू 2E। अब इस फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज करेंगे। बेटा जो हाइड्रोजन एटम, जब हाइड्रोजन आयनाइज्ड एटम इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसका जो पाथ होगा उसका रेडियस हम यहाँ लिखेंगे, दैट विल बी RH is equal to, according to this formula, momentum of hydrogen atom, momentum EH, momentum of hydrogen atom divided by charge that is equal to E into magnetic field, दोनों के लिए सेम है, that is equal to B. So RH will be equal to PH, momentum of hydrogen atom divided by charge on hydrogen atom, charge on hydrogen atom into magnetic field. Similarly, जो और अल्फा होगा यानी अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस होगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा उसका अपना एक पाथ होगा, तो बेटा दैट विल बी इक्वल टू P अल्फा यानी अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम, और यहाँ 2E into B, 2E into B, 2E means charge on alpha particle into B magnetic field। तो बेटा अब हम रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ देखना होगा कि इन दोनों पार्टिकल्स का जो मोमेंटम है सेम मोमेंटम। सो वी हैव अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ हम PH जो है PH मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन पार्टिकल या हाइड्रोजन आयनाइज्ड एटम इज इक्वल टू P अल्फा, दिस इज गिवन। इनका जो मोमेंटम है दैट इज द सेम। ओके, अब हम
इनका रेशो निकालेंगे आर एच डिवाइडेड बाय आर अल्फा सो दिस विल बी पी एच divided by EB whole divided by P alpha divided by 2EB तो रेसिप्रोकल करके हमें मिलेगा PH divided by EB into 2EB divided by P alpha बेटा this is एन इजी क्वेश्चन, लेकिन तब ये इजी क्वेश्चन है जब आपने इसका जो बेसिक कंसेप्ट हमें चाहिए था अगर आपने वो अच्छी तरह समझ लिया है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ओके, पी अल्फा पी एच ये कैंसिल, के अलावा यहाँ ई बी कैंसिल होगा, सो वी विल गेट 2 डिवाइडेड बाय 1। सो बेटा जो रेशो होगा आर एच is to R alpha, that will be 2:1 and that is the answer, 2:1। अब देखिए यहाँ 2:1, this is the correct option and the question is complete। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The question is body A of mass 4m moving with speed u collides with another body B of mass 2m at rest. The collision is head-on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body A is 4/9, 5/9, 1/9, 8/9. So beta, this is a question from the concept of collision. यहाँ we have been given two bodies. A का जो body A का जो mass है that is 4m और जो body B है इसका mass 2m. And the collision is head-on. Collision is head-on. हेड-ऑन का मतलब होता है जब बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं और जो कोलिजन होता है दैट इज हेड टू हेड। बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं और कोलिजन जो होता है दैट इज हेड टू हेड। हेड ऑन कोलिजन का मतलब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन का मतलब होता है बॉडीज ट्रैवलिंग in opposite direction and they collide head to head। बेटा this is the meaning of head on collision। okay, तो यहाँ बॉडी A का जो mass है that is 4m, बॉडी B का जो mass है that is 2m and the collision is head on। और एक और बात, यहाँ जो collision है that is elastic in nature। elastic in nature means kinetic energy will also be conserved। collision में आपको पता है total momentum is always conserved, लेकिन बेटा जो elastic collision होता है इसमें kinetic energy भी conserved रहती है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। after the collision the fraction of energy lost by the colliding body A, कोलिजन के बाद ये जो बॉडी ए है जिसका मास 4m है ये कुछ एनर्जी लॉस करेगा, तो जो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इसका लॉस होगा बेटा हमें वो निकालना है। तो एक और बात, यहाँ पर जो बॉडी बी है दैट इज इनिशियली एट रेस्ट। बॉडी ए ट्रैवल कर रहे हैं विद ए स्पीड u और बॉडी बी जो है इट इज इनिशियली एट रेस्ट। देयरफॉर बॉडी ए जब इससे कोलाइड करेगी तो उसकी कुछ एनर्जी वो लूज करेगी, तो जो फ्रैक्शनल एनर्जी उसका जो लूज होगा वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए इसको मैं कैसे करता हूँ। पहले आप देखिए यहाँ पर जो बॉडी ए है इसका जो मास है m1 जो है यहाँ बेटा दैट इज 4m और m2 जो है यहाँ दैट इज m2 बॉडी m1 मतलब बॉडी ए का मास, m2 मतलब बॉडी बी का मास दैट इज 2m। ओके, तो इसके बाद इनिशियल स्पीड पे आते हैं। u1 जो बॉडी ए की इनिशियल स्पीड है बिफोर द कोलिजन दैट इज u, आप देख रहे हैं यहाँ पर u, और u2 यानी बॉडी बी की इनिशियल स्पीड दैट इज 0, क्योंकि यहाँ आपको मेंशन किया गया है अनदर बॉडी बी ऑफ मास 2m
at rest. So before the collision body A is moving and body B is at rest. इसके बाद अब V1 देखेंगे हम, यानी V1 का मतलब होता है after the collision what is the velocity of the colliding body, that is A. What is the velocity of the colliding body? अब V2 भी होता है हमारे पास, what is the velocity of the target body, यानी what is the velocity of the body B, लेकिन उसकी हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखिए आराम से इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। पहले V1 की वैल्यू हम यहाँ देखेंगे। V1 मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी V1। ओके, सो बेटा V1 का जो फॉर्मूला है दैट इज m1 m2 into u1 डिवाइडेड बाय, यहाँ एडजस्ट नहीं होगा, चलिए हम यहाँ लिखते हैं V1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ओके, प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बेटा दिस इज द फॉर्मूला for finding the velocity, the final velocity of the colliding body, which is in the question A. Okay, body A की final velocity m1 minus m2 u1 divided by m1 plus m2 plus 2 times m2 u2 divided by m1 plus m2। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, so v1 is equal to m1 मतलब 4m, m2 that is 2m into u1 initial speed of body A that is u divided by m1 4m plus m2 2m plus ये पार्ट जो होगा बेटा दिस विल बी 0 क्योंकि यहाँ इसमें u2 है और u2 जो है that is equal to 0। बॉडी B की इनिशियल स्पीड, बॉडी B is initially at rest, so इसको हम देखेंगे because u2 is equal to 0। okay, V1 is equal to 4m minus 2m that is 2m u divided by 4 plus 2 that is 6m। So m और m cancel हो जाएगा, 2 1 is 2 3 is that is u by 3। So this is the final speed of the colliding body A। अब हमें फ्रैक्शनल लॉस देखना है, बॉडी A जो एनर्जी लूज कर रही है उसका वैल्यू हमें निकालना होगा। तो बेटा दैट इज इजी। अब हम यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज करेंगे, इसका जो लॉस होगा दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। क्योंकि आपको पता है जब भी आप कोई चेंज निकालते हो तो आप निकालते हो फ्रैक्शनल चेंज निकालने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है जिसे हम हमेशा यूज करते हैं, फ्रैक्शनल चेंज, चाहे वो बाद में गेन हो या लॉस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो फ्रैक्शनल चेंज होता है दैट इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू या फाइनल भी लिख सकते हैं पहले, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट होगा और कुछ नहीं, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। इससे जो होता है बेटा इससे हमें फ्रैक्शनल चेंज निकलता है। तो यहाँ फ्रैक्शनल लॉस निकालने के लिए हम लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। तो चलिए करते हैं फ्रैक्शनल लॉस। फ्रैक्शनल लॉस that is beta equal to kinetic energy initial of body A minus kinetic energy final of body A divided by kinetic energy initial of body A। आराम से देखिए, initial kinetic energy of body A minus final kinetic energy of body A divided by initial kinetic energy of body A, this formula will give us the fractional loss of body A। okay, this is further equal to, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 m बॉडी A का मास दैट इज 4m। ओके, 1/2
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। सो 1/2 m मींस 4m, v स्क्वायर दैट मींस u स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल जो इसकी स्पीड है दैट इज इक्वल टू u। ओके, माइनस फिर काइनेटिक एनर्जी लेकिन फाइनल 1/2 इसी बॉडी का मास दैट इज 4m और स्पीड इसकी u/3 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट मींस फाइनल स्पीड एंड दैट इज u/3 डिवाइडेड बाय फिर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 4m u स्क्वायर। ओके, अब बेटा देखिए यहाँ पर कौन कौन सा फैक्टर कॉमन है। 1/2 भी कॉमन है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, 4m यहाँ भी 4m यहाँ भी, तो हम इनको बाहर लिख सकते हैं 1/2 into 4m। बेटा दिस इज द कॉमन फैक्टर। सो यहाँ हमारे पास रहेगा, एक तो रहेगा u स्क्वायर माइनस यहाँ u स्क्वायर बाय 9 डिवाइडेड बाय 1/2 4m into u स्क्वायर। ओके, एक बार फिर 1/2 4m यहाँ, 1/2 4m यहाँ, इसको मैंने बाहर लिखा, यहाँ बचा u स्क्वायर माइनस यहाँ u/3 होल स्क्वायर दैट इज u स्क्वायर बाय 9 डिवाइडेड बाय 1/2 4m into u स्क्वायर। 1/2 4m कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव u स्क्वायर that is 9u square minus u square, 9u square minus u square, या ऐसे हम कर सकते हैं यहाँ इसको u square minus u square by 9 डिवाइडेड बाय यहाँ बेटा u square। तो u square भी कॉमन है यहाँ, u square को भी यहाँ आउट करेंगे हम। सो वी हैव यहाँ 1 माइनस 1/9 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर। एक बार फिर देखिए, आराम से देखिए, u स्क्वायर कॉमन है यहाँ, u स्क्वायर यहाँ भी मैंने इसको बाहर लिखा, यहाँ हमारे पास रहेगा 1 माइनस यहाँ 1/9 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर। अब u स्क्वायर कैंसिल होगा, सो वी हैव 1 माइनस 1/9 दैट इज 9 माइनस 1। आखिरी स्टेप आप यहाँ देखिए, so you have 1 minus 1/9 that is 9 minus 1 divided by 9 and that is equal to 8/9. So beta this is the answer, 8/9 is the answer. Okay, option 4 8/9 is the correct answer. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन इज the speed of a swimmer in still water is 20 meter per second. The speed of water is 10 meter per second and is flowing east. If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his strokes with respect to north is 60 degree west, 45 degree west, 30 degree west, 0 degree। बेटा यहाँ ये जो प्रॉब्लम है इसको मैंने इस फिगर से डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है। तो दिस इज द रिवर फ्लोइंग, ये जो बेटा है रिवर है, इट इज फ्लोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, north, south, east, west. The river is flowing in the east direction. The river is flowing in this direction. Okay, east direction. इसीलिए मैंने यहाँ पर dW that means velocity of water, velocity of flowing water. तो it is flowing in the east direction. यहाँ इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पॉइंट एक दिखाया है, यहाँ हमारा स्विमर है जो इस रिवर को along the shortest path करने की कोशिश कर रहा है। तो इस स्विमर को जो ओ पे बैठा है इसको इस पॉइंट बी पे पहुंचना है। द स्विमर हैज टू रीच द पॉइंट बी अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो बेटा आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो स्विमर की स्पीड है, स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ द स्विमर इज 20 मीटर पर सेकंड इन स्टिल वाटर, यानी जब पानी रुका हुआ होता है तो उस रुके हुए पानी में हमारा जो स्विमर है इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एंड द स्पीड ऑफ वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ वाटर इज
10 मीटर पर सेकंड। तो बेटा if he is standing on the south bank, स्विमर साउथ बैंक पे बैठा हुआ है एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। सो ये जो स्विमर है ये इस रिवर को अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। ओके, द एंगल एट व्हिच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। अब बेटा यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि ये किस डायरेक्शन में अपनी स्विमिंग शुरू करेगा, यानी इसके पास ऑप्शन है, ये इस डायरेक्शन से भी जा सकता है, ओ ए डायरेक्शन से भी जा सकता है, ये डायरेक्टली ओ बी डायरेक्शन से भी जा सकता है। टू रीच द पॉइंट ओ, हमें देखना है कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा बी तक पहुंचने के लिए। उसके लिए मैंने जो डायरेक्शन है थीटा से डिनोट की, यानी वी सपोज दैट he makes an angle his initial strokes मतलब जब स्विमिंग वो शुरू करेगा तो इनिशियली जो उसका एंगल होगा वो बी के साथ यानी नॉर्थ के साथ दैट विल बी थीटा। हमें देखना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी। एग्जांपल के तौर पर आप मान लीजिए अगर थीटा 0 है, अगर थीटा 0 है, इफ थीटा इज 0 देन आप ऐसा समझ सकते हैं तो बेटा जो स्विमर है यहाँ पॉइंट ओ है, यहाँ पॉइंट बी है, तो वो इस सूरत में डायरेक्टली बी से ओ की तरफ जा रहा है। अगर थीटा 0 है तो हमारा स्विमर इन द स्ट्रेट पाथ ओ से बी की तरफ जा रहा है। तो हमें देखना है कि इस थीटा की वैल्यू क्या होगी। लेकिन यहाँ सोचने की बात है कि अगर वो डायरेक्ट ओ से बी तक जाएगा, चूंकि आपको पता है वाटर इज फ्लोइंग, तो वाटर जो फ्लो कर रहा है उसका इफेक्ट स्विमर की वेलोसिटी पे होगा, यानी जिस डायरेक्शन में वो जाएगा वो डायरेक्शन वो मेंटेन नहीं कर सकेगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ द वाटर। आप ऐसा समझ सकते हैं अगर ओ से बी की तरफ स्विमर जाने की कोशिश करेगा तो जो फ्लोइंग वाटर है वो इसको कुछ इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करवाएगा। जो वाटर फ्लो कर रहा है स्विमर चाहता है कि मैं ओ से बी तक डायरेक्ट जाऊं, लेकिन बेटा जो वाटर फ्लो कर रहा है वो इसको इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करवाएगा, इसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं, ड्रिफ्ट। इसीलिए वो ये नहीं चाहेगा कि वो डायरेक्ट ओ से बी की तरफ जाए, क्योंकि इस सूरत में वो अपने टारगेट पे नहीं पहुंच सकेगा, वो किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंच सकेगा अवे फ्रॉम हिज टारगेट पॉइंट जहां पर उसको पूछना होगा। इसलिए वो क्या करेगा, वो कुछ इस तरह अपनी स्विमिंग शुरू करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि जो फ्लोइंग वाटर है वो कुछ इस तरह इसको ड्रिफ्ट करवाएगा। और ये जो है बेटा यहाँ से यहाँ तक स्विमर चाहता है कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, लेकिन फ्लोइंग वाटर इसको इस डायरेक्शन में ले जाएगा। तो इस सूरत में हम मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वो अपने टारगेट पॉइंट पे पहुंचेगा। इसीलिए मैंने जो इनिशियल डायरेक्शन है जब वो स्विमिंग शुरू करेगा तो मैंने उसको ओ ए से दिखाया है, ओ ए। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है वीएस यानी वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, वीएस यानी वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। तो इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके बेटा, अब यहाँ ये जो हमारी वेलोसिटी है वीएस, इसके हम दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। और एक बात यहाँ ये जो यहाँ मैंने दिखाया है वी डब्ल्यू, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग वाटर। तो आप किसी भी जगह इसको दिखा सकते हो, यहाँ भी आप लिख सकते हो, यहाँ भी। सो वी डब्ल्यू इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग वाटर। ओके, तो हमारा जो स्विमर है उसकी स्पीड जो है इन सिटिल वाटर रुके हुए पानी में वीएस एंड दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। अब इस वीएस को हम आराम से कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। इसका जो एक कंपोनेंट होगा ओसी, ओसी जो होगा बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वीएस। OC is the horizontal component of VS and OB is the vertical component. OB जो है बेटा that is vertical component of VS। पहले हम OB की वैल्यू देखेंगे। OB जो होगा vertical component
दैट विल बी, अगर आप इस ट्रायंगल में OBA में cos थीटा को फाइंड आउट करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस OB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज OA, तो सिंपली यू विल गेट OB इज इक्वल टू VS cos थीटा। बेटा आराम से देखिए, अगर किसी को कंपोनेंट्स का कंसेप्ट नहीं है तो cos थीटा की वैल्यू इस OBA ट्रायंगल में वो फाइंड करें। cos थीटा विल बी बेस मतलब OB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज OA एंड दैट इज इक्वल टू VS। तो cos थीटा की वैल्यू होगी OB डिवाइडेड बाय VS। सो दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आवर वेलोसिटी। इसी तरह अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट OC देखिए आप बेटा, जो OC होगा दैट विल बी OC विल बी VS sin थीटा, VS sin थीटा। OC जो होगा VS sin थीटा, क्योंकि आपको पता है अगर एक कंपोनेंट cos थीटा में होता है तो दूसरा कंपोनेंट sin थीटा में होता है। तो अगर आप निकालना भी चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल में आप या इस ट्रायंगल में या इस ट्रायंगल में, यहाँ पर एंगल 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा की हेल्प से आप cos 90 minus theta that will be base divided by hypotenuse, और cos 90 minus theta is equal to sin theta. So you will get easily, आप एक स्टेप सिर्फ कीजिए, you will get sin theta equal to OC divided by VS, that means OC is equal to VS sin theta. अब देखिए ये जो कंपोनेंट है OC यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये स्विमर को ड्रिफ्ट करवा रहा है, यानी स्विमर को इस डायरेक्शन में ले जा रहा है, इस डायरेक्शन। और ये जो कंपोनेंट OB है ये स्विमर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है, इस डायरेक्शन, यानी क्रॉसिंग द रिवर। ये जो कंपोनेंट है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट, यानी ये इसको डिविएट कर रहा है, टारगेट की तरफ जाने नहीं दे रहा है। और ये जो कंपोनेंट है OB इट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी OB जो है ये इसको अपनी टारगेट की तरफ ले जाएगा। अब देखिए VS, यहाँ अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं दिस इज, ये कंपोनेंट जो बेटा है दिस कंपोनेंट इज VS sin थीटा, दिस कंपोनेंट इज VS sin थीटा। और ये कंपोनेंट जो है दिस इज VW, वेलोसिटी ऑफ द वाटर, फ्लोइंग वाटर। अब देखिए दे आर इक्वल एंड अपोजिट, VW एंड VS sin थीटा, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। दिस इज गोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज गोइंग इन द वेस्ट डायरेक्शन। अब आपका सवाल होगा कि ये हमने क्यों वेस्ट डायरेक्शन में लिया? इसका लॉजिक सिंपल है, अगर ये हमारा जो वेक्टर है VS इट इज इन दिस डायरेक्शन, ओके, अब OB की डायरेक्शन ये है, इट इज इन दिस डायरेक्शन। कॉमन सेंस है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स को आपने पढ़ा होगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी, दिस इज VS, दिस इज OB, ओके, दिस इज OC, तो इसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स द वेस्ट होगी। हम इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट नहीं ले सकते। तो बेटा मैं क्या कह रहा था, VW वेलोसिटी ऑफ द वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट एंड VS sin थीटा horizontal velocity of the swimmer, they are equal and opposite, they are equal and opposite, क्योंकि VS sin थीटा जो है ये इस वाटर के इफेक्ट, वाटर जो इसको ड्रैग कर रहा है, स्विमर को ड्रैग कर रहा है, इस VW के इफेक्ट को VS sin थीटा कैंसिल करेगा, इसके इफेक्ट को VS sin थीटा कैंसिल करेगा। सो वी कैन राइट VS sin थीटा इज इक्वल टू VW in the magnitude form, they are equal in magnitude and opposite in direction, so we can write VS sin theta is equal to VW. Okay, VS sin theta is equal to VW, sin theta is further equal to VW divided by VS. VW is 10 and VS is 20, that means 1 by 2. बेटा sin थीटा की वैल्यू 1 by 2, sin थीटा की वैल्यू 1 by 2, that means थीटा is equal to 30 degree. Okay, थीटा which implies थीटा is equal to 30 degree. अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है और हमने क्या फाइंड आउट किया। क्वेश्चन कहता है the angle at
which he should make his strokes with respect to north. तो ये जो एंगल है दिस इज विद द नॉर्थ डायरेक्शन. 30 डिग्री का एंगल जो आंसर हमारा निकला दिस इज विद द नॉर्थ डायरेक्शन. 30 डिग्री विद नॉर्थ. लेकिन अब आंसर देखिए यहाँ पर 30 डिग्री वेस्ट. 30 डिग्री वेस्ट. अब इसका मतलब क्या है? अगर हमने एंगल नॉर्थ के साथ निकाला तो वेस्ट का मतलब क्या है? एक्चुअली हमें जो आंसर लिखना है दैट इज 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. एक्चुअली यही आंसर और ये लॉजिकली आंसर है. 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ यानी 30 डिग्री एंगल नॉर्थ के साथ लेकिन अलोंग वेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट. अलोंग ईस्ट नहीं. अगर ये एंगल यहां पर था इन दिस डायरेक्शन 30 तो उस सूरत में हम कह सकते थे 30 डिग्री विद नॉर्थ बट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट. सो उस सूरत में हम लिख सकते थे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. लेकिन 30 डिग्री एंगल तो मिला लेकिन किस साइड में? वेस्ट साइड में. तो बेटा आंसर जो होगा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. इसीलिए इन्होंने यहाँ पर वेस्ट मेंशन किया है. 30 डिग्री वेस्ट. ओके बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. आप अपना ख्याल रखिए. ऑल द बेस्ट.